कर कितना डैमेज करता है। हमारे साथ गंगाराम हॉस्पिटल के सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर डॉक्टर अनुराग मित्तर हैं। इनसे समझते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि सर कि ये ब्लैक फंगस कितना परेशान करता है आंखों में। अजीत, ये जो ब्लैक फंगस है ये हमारा इस तरह से कुछ माइक्रोस्कोप में अगर हम देखेंगे तो ये इस तरह से कुछ हमें दिखाई देता है। और ये ब्लैक फंगस अभी से नहीं, ये ब्लैक फंगस हमेशा से ही है, लेकिन अब ज़्यादा इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि जो हमारे मरीज हैं उनको बहुत ज़्यादा हम स्टेरॉइड दे रहे हैं, और स्टेरॉइड देने की वजह से उनका शुगर का लेवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उनके अंदर इम्यूनिटी जो है वो लो हो जाती है और वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं, जिसकी वजह से अब हम इस ब्लैक फंगस के बहुत ज़्यादा मरीज अपने अस्पताल में देख रहे हैं। तो कैसे किस तरह के मरीज आ रहे हैं और इसकी प्रोडक्शन, मतलब हम कहें तो फर्स्ट फेज में इनिशियल इसमें आखिर ब्लैक फंगस अपनी शरीर में इंसर्ट कैसे होता है, कैसे प्रवेश करता है हमारे शरीर में ब्लैक फंगस। ये फंगस जो है अजीत, ये हवा में हर जगह है, इसको हम रोक नहीं सकते, लेकिन इसका रास्ता मैं आपको पूरा समझाऊंगा आज कि किस तरह से ये हवा से हमारी नाक से होते हुए आंख में जाता है और आंख से होते हुए फिर वो हमारे पूरे शरीर में, दिमाग में फैल जाता है। तो ऐसा हमारा कुछ जो आंख का, जो नाक का हमारा साइनसेस होते हैं जिन्हें हम साइनस बोलते हैं, तो बेसिकली ये हमारी नेजल म्यूकोजा होती है यहाँ पे, और ये हमारे सारे साइनसेस हैं। ये मैक्सिलरी साइनस है, ये हमारा इथमोइडल साइनस है, ये हमारे फ्रंटल साइनसेस है। तो नॉर्मली जब पेशेंट पहली बार, जैसे कोई मरीज है जिसको कि कोरोना हुआ, कोरोना होने के बाद हमने, कोरोना का आपको पता ही है कि उसका जो इलाज है वो स्टेरॉइड है। स्टेरॉइड से हम जो मरीज है उसकी जो लंग की हालत है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो वो स्टेरॉइड देने की वजह से क्या होता है, इंसान का शरीर का जो शुगर है वो बढ़ जाता है, और शुगर बढ़ने की वजह से, जैसे कि डायबिटीज का एक मरीज होता है, उसके अंदर धीरे 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 करके उसके शरीर के अंदर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइजेशन होने लगता है। उस इम्यूनो कॉम्प्रोमाइजेशन की वजह से जो हमारी फंगस है, वो फंगस हमारे सबसे पहले नाक में, यहाँ जो हमारी नाक की म्यूकोजा होती है जिसे हम नेजल म्यूकोजा बोलते हैं, नाक की स्किन अंदर की तरफ, वहां पे आके वो अपना असर दिखाती है। तो वो कैसे होता है, ये हमारे नॉर्मल साइनसेस हैं जो हम यहाँ पे देख रहे हैं, मैक्सिलरी साइनस, फ्रंटल साइनस, और यहाँ पे हम दोनों का हम डिफरेंस देखेंगे कि ये एक हेल्दी साइनस है जिसके अंदर हवा भरी होती है और म्यूकोजा होता है, और ये वाला जो साइनस है इसके अंदर हम, जब हमारे साइनस में इन्फेक्शन हो जाती है, जैसे म्यूकोजा क्या है सर, देखिए एक आम जनता को समझने के लिए म्यूकोजा क्या है। म्यूकोजा एक परत होती है नाक के अंदर, जैसे स्किन की हमारी ये परत है, इसी तरह से जैसे हमारे मुंह के अंदर जब हम मुंह खोलते हैं अजीत, तो मुंह खोल के जो हमें पिंक कलर का जो हमें पूरा दिखाई देता है उसको हम ओरल म्यूकोजा बोलते हैं। जैसे ही आप शीशे में देखोगे अपना मुंह खोल के, तो जो आपको पूरा आपको दिखाई देगा, जीभ और उसका तालू और जो भी आपको दिखाई देगा, वो सब हमारा म्यूकोजा है। उसको हम नेजल ओरल म्यूकोजा बोलते हैं, और नेजल म्यूकोजा हमारी इसी तरह से नाक के अंदर है, जो कि मैं आपको दिखाऊंगा। तो अब इसके अंदर आप देखिए कि इस मरीज का, ये मरीज हमारे पास आया शुरू में, अब उसके अंदर हम ये ऐसे डिवाइस लगाते हैं और डिवाइस लगा के हम ये नाक के अंदर देख रहे हैं। तो अब आप इसके अंदर देखोगे तो ये हमारी पूरी म्यूकोजा हमें दिखाई दे रही है। तो अब मरीज में हमने यहाँ पे क्या देख रहे हो आप, जो नॉर्मल म्यूकोजा होती है वो पूरी पिंक होगी, बिल्कुल पिंक कलर की, जैसे हमारे मुंह की म्यूकोजा है, लेकिन इसके अंदर आप देखिए ये पीला पड़ रहा है। यहाँ पीला पड़ने की वजह से हमें पता चलता है कि यहाँ पर कोरोना का की वजह से जो काला फंगस हो रहा है उसका असर यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले मरीज हमारे पास कैसे आएगा, तो हमारे पास जब मरीज आता है तो सबसे पहले उसके सर में दर्द होता है। सबसे पहले जो मरीज को शुरू होता है कोरोना के बाद, तो उसको सर में दर्द होगा, उसकी आंख में दर्द होने लगेगा, या उसका इस तरह से आंख पे सूजन आने लगेगी, जैसे कि आप यहाँ इस मरीज को देख सकते हैं। इसके बाद जब मरीज हमारे पास आया और हमने देखा कि उसके अंदर हमें ये सारी चीजें दिखाई दे रही हैं, फिर हम क्या करते हैं, हम उसकी एंडोस्कोपी करते हैं, जो कि हमारा जो ईएनटी डिपार्टमेंट है वो एंडोस्कोपी करता है। तो जब हम एक, वो कैमरा होता है दूरबीन जिसको बोलते हैं, तो वो दूरबीन हम नाक के अंदर डालते हैं और नाक के अंदर हमें कुछ इस तरह का दिखाई देता है, और ये क्या है, ये वो काला काला फंगस है जिसकी हम बात कर रहे हैं। ओके। अब
उसके बाद क्या होगा, हम यहां से सैंपल लेंगे नाक के अंदर से, जो मिकोजा, नेजल मिकोजा में जिसकी बात कर रहा हूं। उसके बाद क्या होगा, हम इसको माइक्रोबायोलॉजी के डिपार्टमेंट में भेजेंगे और वहां से हमें ये फंगस है, जो फंगस आप इसको देखिए, ये हमारा फंगस है जो हमें वहां पे माइक्रोबायोलॉजी में दिखाई देगा, जिससे कि हमें पता चलेगा कि कंफर्म हो जाएगा कि ये म्यूकर माइकोसिस है, काला फंगस। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसी का एक टुकड़ा हम हिस्टोपैथोलॉजी में भेजेंगे और वो हमें कुछ इस तरह से दिखाई देगा कि उसने हमारी नसों को भी खा गया है वो, और वो यहाँ पे हमें ये दिखाई दे रहा है इस इमेज के अंदर। क्या नसों को खा जाता है ये ब्लैक फंगस? वो नसों से ही बढ़ता है, नसों से ही अपना रास्ता निकालता है। मेनली जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं, उसकी ये जो प्रॉपर्टी है उसको हम बोलते हैं एंजियो इन्वेजन। तो यहां पे आप इस स्लाइड में देख सकते हैं, ये हिस्टोपैथोलॉजिकल स्लाइड है, इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये हमारी ब्लड वेसल है और यहाँ पे हमारा एंजियो इन्वेजन हुआ है। ठीक है। इसके बाद जब हमें पता लग जाता है कि मरीज को ये काला फंगस है, म्यूकोरमाइकोसिस, तो हम क्या करते हैं, उसके बाद हम इसका ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, जो कि है एम्फोटेरेसिन बी। ये दो तरह का होता है, एक प्लेन एम्फोटेरेसिन बी होता है, एक लाइपोसोमल होता है। तो ये एम्फोटेरेसिन बी इंजेक्शन हम मरीज को देना शुरू करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि मरीज के अंदर, जब हमारे पास मरीज आया तो उसमें नाक में हमें दिक्कत दिखाई दी, आंख में थोड़ी सी हमें सूजन लगी, तो हम उसको आईवी एम्फोटेरेसिन बी शुरू करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि मरीज के अंदर क्या बदलाव आ रहा है। तो इस मरीज में जैसे कि आप देखोगे, जब ये मरीज इस तरफ देखने की कोशिश कर रहा है तो इसकी जो उल्टी आंख है, लेफ्ट आई है, दैट इज नॉट मूविंग टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। सो दिस इज वन ऑफ द साइंस, इनिशियल साइंस एंड सिम्टम्स दैट वी सी इन अ पेशेंट इन द आई, कि उसको डबल दिखने लगेगा, उसको आंख में दर्द होने लगेगा। हमने एम्फोटेरेसिन बी शुरू कर दिया, शुरू करने के बाद हम इसको मरीज को अब देख रहे हैं। अब मैं आपको एक और मरीज दिखाता हूं। अब इसके अंदर हमने एम्फोटेरेसिन बी शुरू किया, इसके बाद क्या हुआ, एम्फोटेरेसिन बी का मान लो असर नहीं आ रहा है, क्योंकि मरीज की हालत जो है वो ज्यादा खराब है, सीवियर हो गई, सीवियर हो गई, मतलब कि जिसको शुगर ज्यादा है, जिसकी शुगर ज्यादा बढ़ी हुई है, कंट्रोल में नहीं है जिसकी शुगर, उस मरीज का क्या होगा। अब हमने एम्फोटेरेसिन भी दिया लेकिन उसका असर हमें नहीं दिखाई दे, अब इसकी पलक जो है वो गिरने लग गई। अब इस मरीज में अगर आप देखेंगे तो इस मरीज की, ये हमने सामने देख रहा है मरीज, लेकिन इस आंख में इसकी ये पलक गिरी हुई है। ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, अब हम फिर से वापस ये देखते हैं, ये हमारे साइनसेस थे, ये हमारा इथमोइडल साइनस था और यहां से ये आंख में जाएगा। ठीक है। अब देखो, अब ये हमारा एमआरआई है, जिससे कि हमें कंफर्म होता है कि वो नाक से आंख में गया या हमारे ब्रेन में गया या नहीं। अब इसके अंदर आप देखोगे, ये हमारी दोनों आंखें हैं, ये इथमोइडल साइनस है हमारा, जो नाक है, ये नाक वाला हिस्सा है और ये आंख वाला हिस्सा है। अब हम यहां से हम देख रहे हैं, आप इसका रंग बदला हुआ है, तो ये नाक से आंख में चला गया है। तो यही हुआ इस मरीज में भी कि ये नाक से आंख में चला गया, तो हमने नाक में इसको साफ किया, साफ करने के बावजूद ये आंख में चला गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम जिसकी आंख में चला गया फंगस नाक से, उसमें हम एम्फोटेरेसिन बी के इंजेक्शन देते हैं, जो कि हम आंख के अंदर देते हैं पीछे की तरफ, ताकि, इसका कारण क्या है, हम क्यों देते हैं एम्फोटेरेसिन बी का इंजेक्शन आंख में, ताकि हम आंख को बचा सके। हम नजर नहीं बचा पाएंगे लेकिन हम आंख को बचा सकें, ताकि हमें उस मरीज की आंख को निकालना ना पड़े। यानी आप कह रहे हैं कि नजर नहीं बच सकती, इस ब्लैक फंगस अगर आंखों में चला जाता है और नस खा जाता है तो नजर बच सकती है और नहीं भी बच सकती है, लेकिन इसका हम आपको ये नहीं बोल सकते कि इस मरीज की नजर बच जाएगी और इस मरीज की नहीं बचेगी। ये सारी चीजें आपस में इंटर रिलेटेड हैं। अगर तो मरीज का जो अंडरलाइन कंडीशन है वो क्या है, हमारी डायबिटीज, अगर तो डायबिटीज हमारी कंट्रोल हो रही है और मरीज को जो कोरोना था उसमें सीवियर कोरोना या मॉडरेट कोरोना नहीं था, माइल्ड कोरोना था, तो हम उसकी नजर बचाने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन इस समय जो हम देख रहे हैं उसमें हम नजर नहीं बचा पा रहे मरीज की, लेकिन उसके अंदर हम उसकी आंख बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरा हमारा जो कोशिश है वो है कि वो दिमाग तक ना जाए, क्योंकि एक बार दिमाग के अंदर चला गया तो उसके बाद मरीज को, उसकी जान को खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है। जी डॉक्टर साहब यहाँ पे रोकेंगे कि ये इंजेक्शन जो है वो जो मरीज है इस तरह के, कितनी बार ये इंजेक्शन दिया जाता है? जैसे आंख तो रोशनी तो नहीं बचती, लेकिन कम से कम आंख जो बचे और आगे ऊपर ब्रेन तक ना जाए, रोका जा सके, कितना डोज दिया जाता है? अजीत, इसमें डोज हम पेशेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि जो हमारा पेशेंट है वो कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है।
अगर पेशेंट अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहा है और हमें दिखाई दे रहा है कि वो, हम एमआरआई कराते हैं, हम क्लिनिकली पेशेंट को असेस करते हैं कि जो मैं आपको अभी और मरीजों की तस्वीरें दिखाऊंगा कि कैसे धीरे 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 करके ये बढ़ता जाता है। बिल्कुल। तो इससे हम, जो हमारी डोज है वो इस पे डिपेंड करती है कि मरीज की कंडीशन क्या है इस टाइम पे। अगर तो वो बढ़ रही है तो हम इसको देंगे, और अगर नहीं बढ़ रही है तो हम इसको एक समय के बाद रोक देंगे। अब मैं आपको आगे दिखाता हूं। अब जैसे ये मरीज है, इसके अंदर आप देखेंगे तो हमारा जो पहले ये वाला मरीज था, इसके अंदर आंख लाल नहीं दिख रही है आपको सिर्फ पलक गिरी हुई दिख रही है, और आपको ये दिख रहा है कि ये आंख नीचे की तरफ है थोड़ी। ठीक है। अब ये जो हमारी बीमारी थी ये और आगे बढ़ गई और ये आंख के पीछे के हिस्से की तरफ चली गई। तो अब आप देखिए, अब ये इस मरीज में आपको पूरी आंख लाल दिखाई दे रही है, दिख रही है, और यहाँ पे सूजन भी और ज्यादा बढ़ गई है। तो इसका मतलब ये डिजीज और आगे बढ़ गई है जो पहले थी उससे। अब इस मरीज में देखिए, इस मरीज में ये आंख बिल्कुल भी घूम नहीं रही है। ये आंख को देखिए आप, ये आंख हमने इधर देखने के लिए बोला, इसको तो घूमी, ये नहीं घूमी। इसको आप देखिए तो इस मरीज में नहीं घूम रही है। तो इसका मतलब ये है कि ये बिल्कुल दिमाग के पास वाले हिस्से के पास, जैसे कि हम ऑर्बिटल एपेक्स बोलते हैं, ये वहां तक पहुंच गई है। अब इस मरीज में भी वही आप उसी तरह का आपको पिक्चर दिखाई दे रहा है। देखिए, इन सब मरीजों में आपको वही दिखाई दे रहा है। अब जिस ऑर्बिटल एपेक्स की मैं बात कर रहा था कि हम रोकना चाहते हैं कि हम आंख को बचा लें, हमें आंख मरीज की निकालनी ना पड़े, जिसके लिए हम एम्फोटेरिसिन बी का आंख के अंदर इंजेक्शन देते हैं। तो वो हमारा पर्पज ये होता है कि ये आपको दोनों आंखें दिखाई दे रही हैं, देखिए यहाँ पे दोनों आंखें आपको दिखाई दे रही हैं। तो अब इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये हमारा आंख का पीछे वाला हिस्सा है और ये हमारा ब्रेन है पीछे। तो हमारा पर्पज ये होता है इंजेक्शन देने का कि ये जो डिजीज है म्यूकरमाइकोसिस, ये इस रास्ते से, आंख के पीछे वाले रास्ते से दिमाग में ना चली जाए। ये पर्पज होता है हमारा। और अगर हम लोगों की आंख निकालनी भी पड़ती है, जिन लोगों की, अब इस मरीज में अगर आप देखेंगे तो इस मरीज में आपको यहां तक दिखाई दे रहा है कि म्यूकरमाइकोसिस पहुंच गया, जो काला फंगस है, लेकिन इस मरीज के अंदर ये दिमाग के अंदर तक पहुंच चुका है। यानी दोनों केसेस में क्या बोलेंगे, सीवियर कौन है, माइल्ड या मॉडरेट कौन सा है? सीवियर आपका वो होगा जिसके अंदर वो आंख के रास्ते से दिमाग तक पहुंच चुका है, वो हमारी सीवियर कंडीशन है। तो अब मैं कितना दिन लगता है ये पहुंचने में, आंखों से दिमाग तक? मैं अजीत आपको फिर से यही बोलूंगा कि हम किसी भी मरीज के लिए ये चीज नहीं बता सकते कि किस मरीज में कितना समय लगेगा। इसके अंदर ये बहुत इस पे निर्धारित है कि मरीज की जब उसको कोरोना हुआ तो उसकी क्या कंडीशन थी, कितनी ऑक्सीजन की उसको जरूरत थी, उसकी लंग्स की क्या कंडीशन थी, और सबसे बड़ी बात, स्टेरॉइड उसको कितना दिया गया। जितना ज्यादा हमने स्टेरॉइड दिया, और अगर मरीज को पहले से शुगर थी और वो अनकंट्रोल हो गई है शुगर, तब उस मरीज को, ये ज्यादातर हमने उसमें देखा है कि उसकी बीमारी जो है बढ़ती ही जाती है, उसको काबू करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो जरूरी नहीं है कि शुगर ही हो, शुगर के अलावा भी बहुत से ऐसे मरीज यहाँ पर आते होंगे जिनको ये ब्लैक फंगस यानी तमाम, तो चाहे वाइट फंगस, ये डिजीज सामने मिलती होगी। तो ट्रीटमेंट आप कैसे उसका करते हैं? क्योंकि एक कॉमन सी बात हो गई है कि हाँ, डायबिटिक जो मरीज है उसकी हालत बहुत बिगड़ सकती है, ब्लैक फंगस बिगाड़ सकता है, लेकिन जिसका नहीं है उस पर क्या? अजीत, हमने 2019 में एक स्टडी की थी यहीं इसी अस्पताल में, जिसमें हमने 10 साल के मरीजों को जो म्यूकरमाइकोसिस के, ये तो कोरोना के बाद अब म्यूकरमाइकोसिस आया है क्योंकि हम ज्यादा डायबिटीज के मरीज देख रहे हैं, लेकिन जब हमने 2019 में एक स्टडी की थी, उसके अंदर हमने पिछले 10 साल की स्टडी की थी। उसमें हमने देखा था कि इंडिया के अंदर 90-95% जो लोग हैं, वो सबसे ज्यादा जो म्यूकरमाइकोसिस के हमने देखे, वो डायबिटीज से ही की वजह से ही उनको म्यूकरमाइकोसिस हुआ। लेकिन यही चीज अगर आप बाहर के देशों में देखोगे तो आपको डायबिटीज सबसे ज्यादा नहीं मिलेगा, वहां पे कैंसर इसका सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि कैंसर में जो हम दवाइयां देते हैं, वो दवाइयों की वजह से पेशेंट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। इसी तरह से, और इसी वजह से वहां पे वो ज्यादा बड़ा कारण है काले फंगस का, जो ब्लैक फंगस जिसको हम बोल रहे हैं, विच इज बेसिकली म्यूकोमाइकोसिस। नाउ in India, on the other hand, we have diabetes more than malignancy. Okay. And these patients are immunocompromised. जितने भी मरीज हमारे डायबिटीज से सफर कर रहे हैं, वो सब इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज्ड हैं अपने अपने हिसाब से, जिनकी जितनी शुगर है कंट्रोल में है या नहीं है, उस वजह से। जी।
तो डॉक्टर साहब हाँ जी बताएं आगे क्या क्या तो प्रोसेस। अब हम इसमें हम जैसे देख रहे हैं कि हमने यहाँ पे ये हमारे आंख के पीछे वाले हिस्से तक पहुंचा है और यहाँ पे ये आंख के पीछे वाले हिस्से से दिमाग तक पहुंच गया है। तो अब हम आगे हम क्या करेंगे इसके अंदर। अब देखिए, अब ये वो वाला मरीज है जिसके अंदर की ये दिमाग तक जा चुका है और इसमें आप देखिए ये दोनों आंखों के अंदर हम इसमें देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा सूजन आ गई है और आंख बिल्कुल खत्म हो चुकी है। अब इस सिचुएशन को बचा, अब ये देखिए, अब इसके अंदर भी आप ये देख सकते हैं कि काली फंगस आपको ये नेक्रोसिस, बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग इज नेक्रोसिस। ये फंगस वेसल्स को खा जाता है। खाने के बाद वो वेसल की जो, अब जैसे मान लो एक वेसल है, ब्लड वेसल है जो कि आईलिड को सप्लाई कर रही है, उसकी सप्लाई बंद हो गई तो वो काली पड़ जाएगी, है ना। और इसी वजह से इसका नाम ब्लैक फंगस है। क्योंकि ब्लड वेसल्स को ये डिस्ट्रॉय कर देता है एंड एज ए रिजल्ट जो ब्लड सप्लाई जा रही थी वो बंद हो गई। बंद होने की वजह से वो हमें हिस्सा काला दिखाई देता है। इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये हिस्सा काला है। मैं आपको एक और मरीज की फोटो दिखाता हूँ, ये देखिए, यहाँ देख रहे हैं आप कितना ज्यादा ये पूरा हिस्सा काला हो चुका है इसके अंदर, ठीक है। अब इस सिचुएशन को बचाने के लिए हम क्या करेंगे, हमें उसकी मरीज की आंख को निकालना पड़ता है। क्योंकि अगर हम मरीज की आंख को नहीं निकालेंगे तो वो दिमाग के अंदर चला जाएगा और उसके बाद हमें मरीज को बचाना मुश्किल हो जाता है। तो अब ये मरीज है जिसकी हमने आंख निकाल दी है, उसके बाद हमने बैंडेज किया। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि मरीज आंख निकालने के बाद कैसा दिखाई देता है। तो ये देखिए, इस मरीज की हमने आंख निकाल दी थी। ये देखिए, ये आंख निकालने के बाद इस तरह से हमारा मरीज दिखाई देता है। ये सारी ड्रग्स हैं जो हम यूज कर रहे हैं इसके साथ हमारे हॉस्पिटल में। और हमारी तरफ से यही, इसी तरह ये जो मैंने आपको रास्ता बताया, यही एक रास्ता है कि किस तरह से नाक से ये शुरू हुआ, नाक से शुरू होते हुए ये आंख के अंदर गया। हम आंख के अंदर इसको बचाने की कोशिश करते हैं कि दिमाग में ना जाए, और फिर भी अगर हमें लगता है कि दिमाग में जा रहा है और हम इसकी पेशेंट की जो कंडीशन है, यानी कि जो उसकी अंडरलाइंग प्री डिस्पोजिंग कंडीशंस हैं विच आर मेकिंग द पेशेंट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, उन कंडीशंस के प्रोग्रेस होने की वजह से हमें इसकी आंख को, मरीज की आंख को निकालना पड़ता है। और ये जरूरी इसलिए है क्योंकि अगर हम आंख नहीं निकालेंगे तो इट माइट लीड टू द डेथ ऑफ द पेशेंट। डॉक्टर अनुराग समझना ये चाहेंगे कि ये तो आपने बताया कि क्या तरीके हैं और किन किन तरीकों से पेशेंट की डेथ हो सकती है या उनका बचाव कैसे, लेकिन अगर हम बात करें तो इनिशियल स्टेज पर मुझे कैसे पता चलेगा कि हाँ ये ब्लैक फंगस मेरे अंदर आ चुका है और मुझे परेशान कर सकता है। मुझे पता नहीं चलेगा, मुझे तो बाद में पता चलेगा जब ये बीमारी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो इनिशियल स्टेज पे मुझे जानकारी कैसे मिलेगी? इनिशियल स्टेज में अजीत आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि आपको पता है सबसे पहले तो कोरोना होगा। कोरोना होगा तो हम उसमें स्टेरॉइड्स देंगे। जरूरी है कोरोना होना? कोरोना होने जरूरी कोरोना नहीं है। कोरोना के अंदर जो हम स्टेरॉइड्स दे रहे हैं वो इंपॉर्टेंट फैक्टर है। यानी आप कहना चाह रहे हैं कि जिन कोरोना मरीजों का है सबसे अधिक ब्लैक फंगस उसमें पाया जा रहा है, एक नॉर्मल इंसान जो घर में है ट्रीटमेंट कर रहा है, क्या उसमें नहीं? जैसे बीमारियां और भी हैं, बीमारियां और भी बहुत सी डिजीजेस बॉडी में रहती हैं, क्या उनकी वजह से ये ब्लैक फंगस नहीं पैदा होता? मान लीजिए मैं स्टीम ले रहा हूं, बहुत ज्यादा मैंने स्टीम ले ली, क्या उसकी वजह से ब्लैक फंगस नहीं जनरेट होगा? नहीं, उसका कैसे पता चलेगा? नहीं जी, ये चीज ऐसा नहीं है। अगर इस तरह की बात होती कि हर मरीज को ये इस तरह से हो सकता तो हम सबको ही म्यूकरमाइकोसिस ब्लैक फंगस हो जाता। लेकिन इन मरीजों का सबसे बड़ा कारण क्या है, क्यों इनको ब्लैक फंगस हो रहा है? क्योंकि हमने अभी तक जितने भी मरीज देखे हैं उनके अंदर या तो उन्होंने घर में कोरोना का ट्रीटमेंट लिया, या तो अगर उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी तो उनको भर्ती होना पड़ा मरीज हॉस्पिटल के अंदर, और उसकी वजह से उनको हॉस्पिटल के अंदर स्टेरॉइड्स दिए गए, और जो लोग घर पे थे उनको घर पे स्टेरॉइड्स दिए गए। तो ये बहुत जरूरी है कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि मरीज कहाँ है, चाहे वो घर पे हो चाहे वो अस्पताल में हो, जरूरी ये है कि मरीज को क्या स्टेरॉइड दिए गए। और उसके साथ दूसरी चीज जो बहुत जरूरी है वो ये कि क्या मरीज को पहले से शुगर थी, और वो जो शुगर थी क्या वो कंट्रोल थी या वो कंट्रोल में नहीं थी। अभी कुछ दिनों में हमने और भी ऐसे बहुत मरीज देखे हैं जो कि डायबिटिक नहीं थे। वो दे आर वेरी यंग पेशेंट्स, लाइक I'm talking about patients who are 35 to 45 years old, and they are very young. They have not been diagnosed as diabetic before, and they are not on any medications, diabetic medications. So what we are seeing is those patients are, उन patients को हमने
घर पे या तो उन्होंने स्टेरॉइड लिया या तो उनको हॉस्पिटल में स्टेरॉइड मिला, और जैसे ही उनको स्टेरॉइड मिला उनकी शुगर आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, और उसके बाद उनको ये काली फंगस ने अफेक्ट किया, म्यूकोमाइकोसिस। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट point which you and everyone else has to understand, that it does not affect everyone. What is important is to give the steroids. So if a patient has a history of corona or steroids, then it is highly likely, so घर पे आप बैठे हैं, आपको पता है कि आपको कोरोना हो गया, आपने स्टेरॉइड लिया है उसके लिए, तो आप क्या करोगे? आपको सबसे पहले, आपने मेरे से पूछा था कि इनिशियल साइंस और सिम्टम्स क्या होंगे, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, अवेयरनेस बहुत जरूरी है कि इस नाम की, म्यूकोमाइकोसिस नाम की कोई चीज है और वो किन मरीजों में हो रही है। तो अब जैसे मैंने आपको बताया कि किन मरीजों में ज्यादा हो रही है, तो अगर मान लीजिए आप घर पे हैं, घर पे आपने स्टेरॉइड लिया, आप घर पे बैठे हैं, अगर आपको सिर में दर्द होने लगे, आपको आंख में दर्द होने लगे, आपको लगे कि आपकी नाक से खून आ रहा है, या आपको लगे कि आपकी नाक ब्लॉक हो रही है, तो ये सारे इनिशियल साइंस हैं। जैसे ही ये आपको लगे कि मेरे को थोड़ा सिर में दर्द हो रहा है, या मेरी आंख में सूजन तो नहीं आ गई है, या मुझे आंख में दर्द हो रहा है, या मेरी नाक बंद हो रही है, आप वैसे ही डॉक्टर के पास जाइए। सबसे पहले आप अपने ईएनटी, जो ऑटोलैरिंगोलॉजिस्ट होते हैं, उनको कंसल्ट करिए, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को कंसल्ट करिए, या जो आपके ट्रीटिंग फिजिशियन है जिन्होंने आपका कोरोना का ट्रीटमेंट किया, आप सबसे पहले उनको कंसल्ट करिए। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जितनी जल्दी हम इस बीमारी को पकड़ लेंगे उतनी जल्दी हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। एक बार अगर ये हमारे काबू से बाहर हो जाती है तो इसको कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल है। चलिए, तो ये थे डॉक्टर अनुराग जी, जिन्होंने पूरी तरह से बताया कि आखिर ये ब्लैक फंगस जो है वो किन किन मरीजों को और किस स्थिति में ये अपने बस में ले लेता है, लेकिन इसको बचने के लिए सावधानी हमें और आप सबको बरतनी होगी। तो अजीत को दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।